वन पीस इज गोइंग बजर्क। लिटरली इतना सारा इन्फॉर्मेशन डंप देखने मिल रहा है ना इन चैप्टर्स में, जितना अभी तक पूरे वन पीस में देखने नहीं मिला होगा। एंड इस सब का क्रेडिट जाता है डॉक्टर वेगापंक को, लेकिन अफसोस कि शायद अब वो भी जल्द ही शांत होने वाला है। नाउ चैप्टर की समरी एंड स्कैन्स आ चुके हैं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। एंड हाँ, बीच में ये भी बताऊंगा कि ईमू का रियल मोटिव क्या हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है सारे लोगों के पिछले न्यूज के रिएक्शन के साथ, जिसमें वेगापंक ने कहा था कि वो 800 साल पहले वाली डेवास्टेटिंग वॉर आज भी चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि सभी को लगेगा कि भाई ये क्या बात हुई, सब तो सही चल रहा है, फिर ये लड़ाई कहाँ हो रही है, और मेन बात कि आखिर 800 साल तक कोई जिंदा भी रह सकता है क्या। एंड इन सब के अलावा चैप्टर के एंड में भी इन पर एक बॉम्ब ड्रॉप होने वाला है, जो कि शायद तुम्हारा भी पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। नाउ चैप्टर में फिर से ईमू अपीयर हुआ है एंड अब तो ये ऑलमोस्ट रेगुलर ही हो गया। हाँ, बस चेहरा नहीं दिखा पा रहे उधर सर इस बंदे का। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली ईमू को बंदा कहकर क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि इसने काम ही ऐसा कुछ किया है। हम देखते हैं कि ईमू किसी लेडी के पोर्ट्रेट को घूर घूर कर देख रहा है, जिस पर गौर करने पर वो विवी से काफी ज्यादा सिमिलर दिख रही है ना। अब इस रेवलेशन के बाद ये तो कोई डाउट नहीं रह गया कि ये लेडी नेफरतरी लिली ही होगी, और फॉर्चुनेटली विवी भी लिली की ही तरह दिखती है। पहले तो मुझे भी इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये उसी लेडी के पोर्ट्रेट की तरह है जो कि सांजी को उस स्काइपिया वाले संकन शिप से मिली थी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसी शिप से लिली घर जा रही थी, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाई। और अगर ऐसा होता है देन ये वन पीस का वन ऑफ द बेस्ट फोरशैडोड मोमेंट होगा। अब ईमू ने लिली के पोर्ट्रेट को अब तक इतना संभाल कर रखा है, एंड हम देख ही चुके हैं कि ईमू विवी से भी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि लुफी, शिराओशी एंड ब्लैकबीयर्ड के पोस्टर तो उसने फाड़ कर रख दिए थे, लेकिन विवी की फोटो अच्छे से संभाल कर रखी थी। तो इससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ईमू लिली से प्यार करता था, लेकिन लिली को वो नहीं बल्कि जॉय बॉय पसंद था, हाइपोथेटिकली। और एट द एंड उसे लिली तो मिली नहीं, तो उसी की तरह दिखने वाली विवी के पीछे हाथ धोकर लग चुका है। आई नो इट साउंड्स ट्रिकी, एंड ये मैं चाहूंगा कि प्लॉट इससे कुछ अलग ही हो, लेकिन इस फैक्ट को अब निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। या फिर ये लिली ही है जो कि अपनी ओल्ड पोर्ट्रेट को देख रही है, क्योंकि अब उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है एंड वो किसी तरीके से अपनी ओल्ड स्टेट में वापस जाना चाहती है, जो कि पॉसिबल हो सकता है अगर वो विवी की बॉडी को एक्वायर कर ले। भाई वन पीस ओदा सर लिख रहे हैं गेगिया कुतामनी। ओह सॉरी। वेल, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इन दोनों में से कौन सा सिनेरियो ज्यादा बेहतर सेंस बनाता है। उधर अलाबास्ता वाले अपने किंग की मौत के लिए दुखी हो रहे हैं, लेकिन विवी भी अब काफी समय से गायब है, तो उसके मिसिंग पोस्टर को लेकर भी विवी की क्लोज एड्स के रिएक्शन हमें देखने मिलते हैं। लाइक यहाँ पर इग्राम एंड कारू रो रहे हैं, क्योंकि विवी अभी भी मॉर्गन के पास रहकर ये ब्रॉडकास्ट सुन रही है, और लोगों को पता ही नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। वहीं पर पेल एंड चाका किंग कोबरा के टूम के बगल में खड़े हैं। अब पिछले चैप्टर में हमें पता चला था कि एंशिएंट वेपन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस ऑनगोइंग वॉर में, जिसमें से 2 की लोकेशंस तो हमें पता है, लेकिन इन सब में सबसे मिस्टीरियस यूरेनस को लेकर भी हिंट सामने आए थे। बट हाँ, इस चैप्टर के रिवील के बाद मैं ये जीरो हेजिटेशन के साथ बोल सकता हूँ कि यूरेनस ईमू के ही पास है, क्योंकि वेगापंक खुद बोलता है कि इस एंशिएंट वेपन का ही यूज करके लुलुशिया किंगडम को गायब कर दिया गया था। वेगापंक बताता है कि कुछ समय पहले उसके बनाए हुए मदर फ्लेम का कुछ पोर्शन चुरा लिया गया था, जिसका यूज किया गया था एक एंशिएंट वेपन को पावर अप करने में, जो कि ऑब्वियसली यूरेनस ही है। तो हाँ भाई, यही थी दूसरे एंशिएंट वेपन की पावर। पहले की तो हम देख ही चुके हैं। यूरेनस पॉसिबली कोई हाई एनर्जी डायरेक्टेड वेपन होगा, जिसे एक पावर सोर्स की जरूरत थी, सिमिलर टू दिस जायंट रोबोट जो कि लुफी की हार्ट बीट से चलता है। और तो और यहाँ वेगापंक ने एंशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करके मदर फ्लेम क्रिएट की, और उधर ईमू ने बोला यही तो मिसिंग था 800 सालों से। फिर क्या, लुलुशिया किंगडम कुछ और नहीं, बस एक ट्रायल रन ही तो था, और ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ ये तो हम देख ही चुके हैं। अब आधा मदर फ्लेम ईमू के पास है और आधा इधर, तो इससे लुफी के मदर फ्लेम को खाने वाली थ्योरी को और ही सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि फिलहाल इसके अलावा इतने बड़े पावर सोर्स का इस सिचुएशन में यही पॉसिबल यूज दिखाई दे रहा है। एक बेचारी लुलुशिया किंगडम की एक्स सिटीजन एंड वाइस एडमिरल कॉमिल भी इस न्यूज को सुनकर शॉक्ड है कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, और उस बेचारी के तो घर ही गायब कर दिया ईमू ने। प्रोडेंस किंगडम के किंग एलिजाबेलो अपने एडवाइजर से लुलुशिया किंगडम के बारे में जानने को कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट के हिसाब से लुलुशिया कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो उससे रिलेटेड सारी न्यूज दबा दी गई है, इसलिए वर्ल्ड को ये पता ही नहीं चला कि आखिर लुलुशिया के साथ क्या हुआ। हमें फिर न्यू मैरिनफोर्ड में सुरु एंड सेनगोकू के भी इस न्यूज पर रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से सेनगोकू स्ट्रेस के मारे अपने मुंह में ढेर सारे ओकाकी भरे पड़ा हुआ है। वहीं पर अकाइनु हाथ में सिगार लिए कहता है कि तो तुम सब कुछ बता रहे हो हाँ वेगापंक। इससे तो यही समझ में आता है कि इन सभी को इस चीज की पूरी नॉलेज थी कि ये इनजस्टिस हुआ है, इसके बाद भी इस पर ये सारे लोग साइलेंट थे। वेल, ग्रेट जॉब मरीन। स्टसी अभी भी एडिसन से उसके एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में बात कर रही है, जिसके बीच में वो एडिसन से काकू को रिलीज करने की परमिशन मांगती है, क्योंकि उसे बाकी साइफरफोल एजेंट्स के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो लोग ऐसे बीच हवा में नो एस्केप जोन में जो गिर रहे हैं। एडिसन स्टसी से उससे ये सब कराने के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि स्टसी का ये बिहेवियर ही बताता है कि वो अभी भी ह्यूमन है, जिसके बीच ये रिवील होता है कि स्टसी को ऑलरेडी इस चोरी हुए मदर फ्लेम के बारे में पता था, जिसको लेकर योक सरप्राइज दिखाई देती है, क्योंकि योक ने ही शायद इस मदर फ्लेम का एक हिस्सा ईमू एंड गोरो से इसको दिया होगा, जो कि कॉन्फिडेंशियल न्यूज। नाउ सिंस अब वेगापंक काफी सारे बॉम्बशेल्स ड्रॉप कर चुका है, बट हो सकता है कि शायद वो अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाए।
क्योंकि योग इस इन्फॉर्मेशन से पता कर लेती है कि वेगापंक ने वो ब्रॉडकास्टिंग डेन मुशी कहाँ पर रखा है। योग जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन गोरो से इसके साथ शेयर कर देती है एंड हमें पता चलता है कि डेन मुशी को ये जायंट रोबोट प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई साहब देख ही सकते हो कितना ज्यादा बैड है ये वाला पैनल। ये तो मान के ही चलो कि एक बहुत बड़ी फाइट आने वाली है आगे चल के, बट हाँ इसमें शायद ये रोबोट हार जाएगा क्योंकि हमें पूरी वन पीस की इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि आगे एल्बाफ भी तो बचा हुआ है। वेगापंक बताता है कि ये जॉय बॉय का प्लान था कि वो ये तीनों एंशिएंट वेपन्स को लेटर जनरेशंस को पास डाउन कर देगा, लेकिन आखिर वो ये सब जानते हुए कि ये वेपन्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं ऐसा क्यों करना चाहेगा, जिस कारण ये नहीं कहा जा सकता कि जॉय बॉय गुड था या इविल। लेकिन उसका जो भी प्लान था वो एक दिन सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन तब तक वर्ल्ड डूबने वाला होगा। खैर ये तो आधी न्यूज है एंड पूरी न्यूज के बिना किसी को जज भी नहीं कर सकते, जिसका रेफरेंस चैप्टर के एंड में भी देखने मिलता है। इस न्यूज को फिशमैन आइलैंड्स में शिराहोशी एंड बाकी के फिशमैन्स भी सुन रहे हैं, जिनका वन पीस के फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है फॉर ऑब्वियस रीजंस। नाउ इसी से कनेक्टेड वेगापंक आगे ये कहता है कि वर्ल्ड सेंचुरी से रिलेटेड अभी भी ढेर सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा ग्रुप था जिसने इनको अनकवर कर लिया था, बट इसके बावजूद उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, और वो थे और कोई नहीं बल्कि द रोजा पायरेट्स। वेगापंक कहता है कि आखिर उन्होंने हिस्ट्री की इतनी खराब हालत देखते हुए भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। वो चाहते तो सबको सीक्रेट के बारे में बता सकते थे, लेकिन इन सब के बावजूद क्यों वो लोग सीक्रेटली डिसबैंड हो गए। वेगापंक ये सवाल कर ही रहा होता है कि फिर हम आते हैं शाबॉन्डी में, जहाँ शैकी के रिप ऑफ बार में शैकी किसी पायरेट को पीट रही होती है एंड माय गॉड सिल्वर सैली बैठकर जाम लगा रहा होता है। उसने इस बार कुछ ज्यादा ही पी लिया, जिस पर शैकी भी उसे टोकती है, लेकिन इसके बाद रेली कहता है कि मैं तो बस एक ओल्ड मैन हूँ और वेगापंक तुम काफी ज्यादा बोलते हो एंड तुम जैसे ओल्ड लोगों को इन यंग लोगों का फन बर्बाद नहीं करना चाहिए। लास्ट में रेली थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में चला जाता है और कहता है कि नाउ इट्स देयर फन, राइट रॉजर। एट लास्ट एडिटर का कमेंट होता है कि ही हू नोज द ट्रुथ सिंपली लाफ। इसका मतलब है रॉजर से। नाउ देखो, अब वेगापंक को आधी नॉलेज है जो कि उसने कुछ ही पोनोग्लिफ से इकट्ठा की है, जो कि 800 सालों से इस दुनिया पर है, तो फेयर चांस है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले तो होने ही चाहिए। वहीं पर लाफ्टेल तक रोजा पायरेट्स के अलावा और कोई नहीं जा पाया था, तो वहां की इन्फॉर्मेशन अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। एंड उस टाइम पे रॉजर को ये पता था कि वर्ल्ड तब तक इस इन्फॉर्मेशन से रिलेट नहीं कर पाएगा जब तक कि वो खुद इस जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, क्योंकि ऑब्वियसली जॉय बॉय एक पायरेट था एंड इसी कारण रॉजर ने कोई स्टेप नहीं लिया, बल्कि खुद को सरेंडर करके उसने वर्ल्ड को एक ग्रैंड पायरेट एरा की ओर पुश कर दिया। वेल एट दिस पॉइंट मुझे यही लगता है कि इससे ज्यादा रॉजर और कुछ नहीं कर सकता था। वेल अब जॉय बॉय की क्या सोचती है एंड इस पर ईमू सही था या गलत, ये तो केवल वही लोग एंड रॉजर पायरेट्स ही जानते हैं। एंड ये उनका खुद का ओपिनियन था कि वो इस न्यूज पर कैसे रिएक्ट करें। उन्हें पता था कि वॉर तो होकर ही रहेगी, जिसके लिए ओदन वानो को ओपन करने वाला था ताकि प्लूटोन रिलीज हो पाए, और ऐसा तो होगा नहीं कि रॉजर का इसमें कोई रोल ही ना हो। यार किंग ऑफ द पायरेट्स था वो फॉर अ रीजन, एंड ये स्ट्रॉ हैट भी तो एक टाइप ऑफ आइडियोलॉजी ही तो है ना। अब आगे चल के पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होता है। बाकी नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है एंड यही थे चैप्टर 1116 के स्पॉयलर्स, क्योंकि चैप्टर केवल 13 पेजेस का ही है। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट्स में अपनी अपनी थ्योरीज बताओ कि आखिर ये वॉर किस चीज के लिए हुई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियोस के लिए, एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।